आपकी आदत आपके लिए और आपके खिलाफ कंपाउंड कर सकती है। तो हर दिन छोटी-छोटी चीज़ आप क्या करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। वेल आगे यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कल हमने बात की बॉडी क्लॉक के बारे में, राइट? और आज हम समझेंगे इसी को और थोड़ा डिटेल में, और इसे समझाने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा सपना सरकार को। सपना जो बैचलर है इन आयुर्वेदा, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इन डायटेटिक और थेरापेटिक न्यूट्रिशन फ्रॉम जामिया हमदर्द, एंड वो एमवे से एसोसिएट है पिछले 7 साल से, और उनका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है हेल्थ और वेलनेस में करीब 12 साल से। Ladies and gentlemen, help me welcome on stage Sapna Sarkar. Thank you so much, sir, and thank you, Dr. Shyam, for always making our mornings much more knowledgeable with all your insights and all your new researches. So, आप सभी को सादर नमस्कार और साथ में a very healthy and a happy gut morning to all of you. आप सभी का स्वागत है एक नए दिन, एक नए सप्ताह और एक नए सत्र में। और उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा बीता हो, आप लोगों ने ज्यादा चीटिंग नहीं की हो, क्योंकि आप अभी हम लोग इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के जो सफर में हम बातें कर रहे हैं, उसको आप लोगों को सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको समझना भी है और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना भी है, राइट? और आज का जो सत्र है, जिस न्यूट्रिएंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में हम बहुत बार चर्चा करते रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट आप सभी लोग गेस कर पाएंगे कि वो हम उसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। और क्यों वो बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं उसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। तो मुझे बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सब विजिबल है मेरी स्क्रीन? आई थिंक विजिबल है। Yes, visible. Yes, it's visible. ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी सत्र सुने हैं, समझे हैं, उसमें हम निरंतर एक बात करते आ रहे हैं, वो है बायोलॉजिकल क्लॉक, या हम उसको एक और चीज से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारा एक मेन स्विच है। यानी हम कंटिन्यूअसली अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को एक मेन स्विच से जो है हमेशा कनेक्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सारे सिस्टम है, वो उस मेन स्विच और वो उस मेन बायोलॉजिकल क्लॉक से कनेक्टेड है। जैसे कि कल भी हमने ये बात की कि कैसे हमारी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, उसका जो है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक पे कितना सकारात्मक या कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और उसी में ही एक पॉइंट था फूड का। और जब भी हम भोजन या पोषण की बात करते हैं, तो उसमें उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है प्रोटीन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रोटीन अपने आप में पूरा एक विषय है, राइट? जब हम जो है प्रोटीन की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कई बार चर्चा करते हैं, बट हर बार जब भी हम चर्चा करते हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ 1 से 2 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा समझ में आ ही जाते हैं या नए सुनने को मिल जाते हैं। तो चलिए आप लोगों से एक प्रश्न से शुरुआत करती हूँ कि क्या आप प्रोटीन के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं या अपने अस्तित्व की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि हम सभी लोग प्रोटीन के बने हैं? इसका जवाब मैं देख पा रही हूँ चैट में। ममता जी ने बोला है यस, सत्या जी ने भी बोला है यस। कोई ब्लॉक आ रहा है क्या? Just a minute. ओके, ठीक है, तो आप सभी लोग सही हैं कि हाँ, हम प्रोटीन के ही बने हुए हैं। काफी लोग मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप अपने शरीर में सिर्फ पानी और फैट रखें, तो क्या आप अपने शरीर की कल्पना कर सकते हैं? बिकॉज उसके अलावा
बाकी जो कुछ भी है वो प्रोटीन का बना हुआ है। हर सेल आपकी प्रोटीन की बनी हुई है, आपके मसल्स प्रोटीन के बने हुए हैं, आपकी स्किन प्रोटीन की बनी हुई है, आपकी हड्डियां प्रोटीन की बनी हुई है, आपका ब्लड प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये तो अब तय हो गया है कि प्रोटीन के बिना इस शरीर की और एक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना भी करना मुश्किल है, और इसीलिए हम प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। इस प्रोटीन को 1838 में स्वीडिश केमिस्ट ने जो है ये टर्म दिया था, जो है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से डिराइव्ड है, और प्रोटियोस का मतलब ही है प्राइमरी या फिर इन द फर्स्ट प्लेस। यानी अगर हम सारे न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें प्रोटीन को सबसे पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं। Just give me a moment. सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? Yeah, your screen is visible. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं दोबारा से एक बार शेयर कर लेती हूँ क्योंकि ये स्क्रीन आगे मूव नहीं हो रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। राइट, तो अब चलिए थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं, वो भी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, और हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस के तौर पे। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है इंडिया के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है 8 में से 10 में से 8 लोगों का जो है जो फूड है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, और 10 में से 9 लोगों को तो उनकी रिक्वायरमेंट पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक उनको रिक्वायरमेंट ही पता नहीं होगी तब तक वो उसके ऊपर एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। तो अभी आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर है, ताकि आप ये समझ सकें कि कितनी अवेयरनेस, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो प्रोटीन के बारे में कितने सारे मिथ्स और कितनी सारी जो है अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो यहाँ पे IMRB ने जो है 2017 में जो है एक सर्वे किया था, जिसमें सैंपल साइज 1260 था, जिसमें 59% वेजिटेरियन लोग थे एंड 41% जो है 59% नॉन वेजिटेरियन लोग थे और 41% वेजिटेरियन थे, जिसमें से 75% अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को लेके कंप्लीटली अवेयर थे, और उसमें से भी 88% का जो प्रोटीन इनटेक था वो उनकी रिक्वायरमेंट से काफी कम था। अगर हम रीजन वाइज बात करें प्रोटीन के अवेयरनेस के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ में प्रोटीन के विषय में जो अवेयरनेस है वो सिर्फ 2% है, साउथ में 13% है, वेस्ट में 27% है, और ईस्ट में 89% के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़ा सा चिंताजनक है कि हमें अभी अवेयरनेस ही नहीं है, और इस वजह से हमारे जो डाइट में प्रोटीन का जो पोजीशन होना चाहिए वो काफी कम है। अभी ये जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, ये हम अर्बन रिच इंडिया की बात कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं अर्बन रिच इंडिया की? क्योंकि अगर हम पूरी जनसंख्या की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि शायद काफी जनसंख्या को अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज वो उतने एजुकेटेड नहीं है, या उनकी जो है जितने उसके बारे में जो एजुकेट होने के जो फोरम्स हैं उस तक पहुंच नहीं है, या फिर अफोर्डेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जो स्लाइड है ये जो है बेसिकली 73% ऑफ अर्बन रिच इंडिया इज प्रोटीन डेफिशिएंट, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो अर्बन रिच इंडिया है उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं अवेयरनेस इकट्ठा करने के, उसके पास अफोर्डेबिलिटी है, उसके पास ये जानकारी इकट्ठा करने के सारे संसाधन हैं कि कौन से सोर्सेज प्रोटीन रिच है, कौन से सोर्सेज नहीं। बट फिर भी अगर आप देखेंगे 73% ऑफ अर्बन रिच इंडिया इज प्रोटीन डेफिशिएंट।
और उसमें से 62% जो है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन भी जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी फेस कर रही हैं। और अगर हम देखें कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन भी प्रोटीन डेफिशिएंसी फेस कर रही हैं, तो सोचिए हमारी आगे आने वाली पीढ़ी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भले वो वर्किंग वुमेन हो, होम मेकर्स हो या फिर पुरुष हो जो अपने परिवारों के साथ रहते हैं, सभी में कहीं ना कहीं 70 से 80% की प्रोटीन की कमी देखी गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अर्बन वेल ऑफ इंडिया में 73% जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है और 93% को अपनी आइडियल प्रोटीन रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं है, राइट। और जब हम जो है प्रोटीन की बात करते हैं तो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन ये एक सोच रखते हैं कि हम क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है तो हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। तो अगर आप यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे हैं तो 84% वेजिटेरियन डाइट्स प्रोटीन डेफिशिएंट है और 5% के आसपास नॉन वेजिटेरियन डाइट्स भी सफिशिएंट प्रोटीन में डेफिशिएंट है, राइट। 97% प्रेग्नेंट वुमेन को पता ही नहीं है कि उनकी एक्चुअली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है क्या, राइट। तो इस स्लाइड से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम अगर ओवरऑल अर्बन वेल ऑफ इंडिया की भी बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी प्रोटीन डेफिशिएंट के कगार पे खड़े हैं। अब ये क्यों हो रहा है? जहां तक हम प्रोटीन सोर्सेस की बात करें तो ओवरऑल एक अनअवेयरनेस है, एक अवेयरनेस की कमी डेफिनेटली है, बिकॉज उसके बारे में बहुत सारे मिथ्स भी हैं। तो सबसे पहले तो मिथ है कि आप जो है जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है उनको ये लगता है कि अगर हम जैसे हम प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन फेज में है तो अगर हम बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उससे हमारी प्रोटीन की कमी पूरी हो जा रही है, जो एक पूरी तरह से गलत अवधारणा है। दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं समझ रही हूँ आपके लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आपको पता है कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है। बट अगर ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे तो आपको ये सारे सवाल डेफिनेटली दिखाई देंगे या लोग ये पूछते हुए सुनाई देंगे आपको कि हम तो बहुत सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं या हम बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो फिर क्यों हमें प्रोटीन अलग से लेने की जरूरत है। और तीसरी चीज कि जैसे हम प्रोटीन रिच डाइट की बात करते हैं या प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो एक अवधारणा है सबके मन में कि अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए बुरा है, भले वो हमारी किडनी से रिलेटेड है, भले हमें यूरिक एसिड हो सकता है या हमारी किडनी खराब हो सकती है, या फिर अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो उनके दिमाग में है कि इसका मतलब है कि सारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस हमें ज्यादा खाने पड़ रहे हैं पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह बढ़ सकता है। तो इन्हीं सब बातों को के प्रति अवेयरनेस, इन्हीं सब बातों के बारे में और चर्चा करने के लिए हम इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोटीन है क्या, राइट। तो प्रोटीन बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये जब हम प्रोटीन खाते हैं तो बॉडी आपकी बॉडी उसको उसी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो ये ब्रेक डाउन होती है अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। तो यानी डाइजेशन के बाद आपके ब्लड में जो प्रोटीन जाता है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में जाता है। जैसे जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, जब हम फैट्स खाते हैं तो फैटी एसिड के फॉर्म में जाता है। वैसे ही जब हम प्रोटीन खाते हैं तो डाइजेशन के बाद ये ब्लड में हमारे अमीनो एसिड में के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है। अब ये अमीनो एसिड आप समझ लीजिए बिखरे हुए मोती हैं, राइट। जब ये जो है ब्लड में आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए इन मोतियों को अलग अलग सीक्वेंस में कई सारे अमीनो एसिड के अलग अलग अमीनो एसिड मिलके अलग अलग सीक्वेंस में मिलके आपकी बॉडी में जाके अलग अलग तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देखिए कितनी वैरायटी आपकी बॉडी में प्रोटीन के फॉर्म में। आपके पास मसल के फाइबर्स हैं, आपके पास हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, आपके पास स्किन के फॉर्म में जो है कोलाजन, इलास्टिन है। तो इनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है और ये डिपेंड करता है कि ये जो अमीनो एसिड है ये किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, किन किन अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन में बने हुए हैं, और इसी तरह से ये आपकी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं।
चलिए अब थोड़ा सा इसका जो है मेटाबॉलिज्म समझ लेते हैं। तो जैसे हम किसी भी फॉर्म में डाइटरी प्रोटीन्स खाते हैं, वो भले प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है, तो सबसे पहला जो उसका जो वो ब्रेक डाउन होते हैं वो बेसिकली स्टमक में होता है। स्टमक में आपको पता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है पेप्सिन। इनफैक्ट ये पेप्सिन भी एक पेप्टाइड एंजाइम ही है, प्रोटीन का ही बना हुआ एंजाइम है, जो प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो स्टमक में जाके जो है ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, वहां से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे प्रोटीज एंजाइम की सहायता से ये फर्दर स्मॉल पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और फिर ये डिफरेंट अमीनो एसिड अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग सीक्वेंस में जाके आपके बॉडी के डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को बनाने का काम करते हैं। अब जब हम अमीनो प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? अमीनो एसिड। यानी ओवरऑल जितने भी प्रोटीन्स बने होते हैं वो अमीनो एसिड के बने होते हैं। और इसको अगर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो दो कैटेगरीज इसकी कौन सी हैं? एक तो इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो क्या आप समझते हैं कि अगर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो टर्मिनोलॉजी है वो कह रही है नॉन इसेंशियल, तो क्या ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है? यस या नो? Yes. ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ लोग यस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही क्लियर कर दूं कि जब हम इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन थिंक स्क्रीन पे कुछ ब्लैक आ रहा है, आई एम ट्राइंग टू रिमूव इट। हाँ, आई थिंक चला गया, राइट? ओके, तो जहां तक हम जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इसमें से कई सारे जो अमीनो एसिड हैं वो कई बार कंडीशनल इसेंशियल अमीनो एसिड भी बन जाते हैं। जैसे न्यूबॉर्न होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, लैक्टेशन होते हैं, बहुत ज्यादा जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, उसमें कई सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड का भी काम करते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपकी बॉडी इसको बनाने के लिए पूरी तरह से काबिल है। तो इसीलिए इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, और इसीलिए हमें इसको डाइट से लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम इसको इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दोनों ही जरूरी है, लेकिन इसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें अपने फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि इसको हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। ठीक है, तो जब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो इसके फंक्शंस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं बार बार मिस कर जा रही हूँ, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो फंक्शंस की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारी जो मसल्स हैं उसका जो है खाना क्या है? प्रोटीन है, राइट? तो हमें ये पता है कि 80% ऑफ जो मसल्स है वो प्रोटीन का ही बना हुआ है, और ये आपके जो है मसल्स के ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है।
अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो जो आपके आंसुओं में जो लाइसोजाइम पाया जाता है, जो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है साइटोकाइन या फिर जो एंटीबॉडीज हैं, उस सब के बनने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप में आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो ऑटोमेटिकली ये जितने भी बैरियर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रेंथन करते हैं वो बनने में मुश्किल होगी। उसी तरह से अगर आप एक नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम को सस्टेन करना चाहते हैं तो उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन के बने हैं, जैसे प्रोटीज हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सारे जो है प्रोटीन बेस्ड एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही है। उसके अलावा आपकी बॉडी में जितने ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स को, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम आपके ब्लड के थ्रू होता है। और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है जो बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम करता है, हीम जो पार्ट है वो है आयरन और ग्लोबिन जो पार्ट है वो है प्रोटीन, राइट। तो जो है अगर आपको जो है हीमोग्लोबिन अपने ब्लड में प्रॉपर बनाए रखना है तो आपको न केवल आयरन की जरूरत है बट उसके साथ साथ आपको प्रोटीन की भी जरूरत है। उसके अलावा जब हम डीएनए रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमारे डीएनए में जो जेनेटिक कोड्स हैं उसके एक्सप्रेशन के लिए भी जो है आपको प्रोटीन की जरूरत है। उसके अलावा ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी आपका जब फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं वो आपके प्रोटीन के बने हुए हैं। आपका जो है कोई भी बॉडी टिश्यू को रिपेयर करना है, हीलिंग करना है, उसके लिए जैसे आपने देखा होगा कि कोई बर्न का केस होता है या कहीं पे चोट लगती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपको बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जितने भी जो है केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, जिसके बिना अगेन हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, वो भी उसका बेस भी जो है प्रोटीन का ही बना हुआ है। उसके अलावा जितने भी हमारे फील गुड हॉर्मोन्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसको बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। और हम ये जानते हैं कि प्रोटीन एक एनर्जी का भी सोर्स है। पर ग्राम हमें 4 किलो कैलोरी जो है एनर्जी मिलती है प्रोटीन से। और इसके अलावा अगर आपको हेल्दी स्किन, हेयर, नेल्स को मेंटेन करना है तो उसके जो प्रोटीन है जैसे कैरेटिन हो गया, कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया, ये सब भी प्रोटीन के बने हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप अपने बॉडी की कोई भी संरचना आप देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रोटीन का छोटा या बड़ा रोल कहीं ना कहीं डेफिनेटली है। अब बात करते हैं कि जो है प्रोटीन की जरूरत, यानी हमें हमारी जो है प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट, हमें कितने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आपके इंडिविजुअल बेसिस पे, यानी जो है आपके फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आपका जेंडर। तो आपने देखा होगा बाय डिफॉल्ट जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनका बाय डिफॉल्ट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा मस्कुलर होता है कंपेयर टू फीमेल्स। जब हम एज की बात करते हैं तो एज वाइज भी अगर आप देखेंगे तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। जब आप ग्रो कर रहे हैं, जब आप बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, फिर आप एडल्ट फेज में आते हैं जहां पे आपको अपने मसल मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और जब आप ओल्ड एज में जाते हैं जहां पे आपका जो मसल मास है वो धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे जीवन के हर फेज में आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, बट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होगी। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी, यानी आपका फिजिकल एक्टिविटी का स्टेटस क्या है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी क्या है। तो उन सब बिंदुओं के बेसिस पे भी जो है आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका हेल्थ स्टेटस, आप हेल्दी इंडिविजुअल है या आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, क्रिटिकल डिजीज है, प्रेगनेंसी फेज में है, लैक्टेशन में है, माल न्यूट्रिशन है, किसी तरह का ट्रॉमा हुआ है, कोई सर्जरी आपको हुई है, तो उस हिसाब से भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी, आपके शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए। उसके अलावा जब हम दूसरी चीज क्या आती है, प्रोटीन की क्वालिटी, कि सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, अगर आप सही क्वालिटी का प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो वो भी जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो प्रोटीन की क्वालिटी दो बिंदुओं पे मेनली फोकस्ड है। सबसे पहले तो आपका अमीनो एसिड प्रोफाइल, यानी आप जो प्रोटीन चूज कर रहे हैं उसमें आपके 9 इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है। इसका मतलब द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, क्या वो प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन है या नहीं है। और दूसरा, आप प्रोटीन की क्वालिटी कैसे असेस कर सकते हैं, आपके पिडिका स्कोर से।
जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये एक मेथड है इवैल्यूएट करने का कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, यानी उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल कैसा है, और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कैसी है, यानी जो हम अमीनो एसिड प्रोफाइल बोल रहे हैं कि इस प्रोटीन में है, क्या वो पूरी तरह से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और पिडिका स्कोर मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, 1, राइट। तो ये इन दो बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अब हम जो है बात कर लेते हैं कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट कैसी है, कितनी होनी चाहिए। सपना, just before that, compound menu coming up, वहाँ पर 3 dots हैं, उस पे जाता है। ना सर मैं स्लाइड वो नहीं कर पा रही हूँ, वो मूव नहीं कर पा रही हूँ आगे। आप स्केप करके बाहर हो जाइए जरा, YouTube में काफी कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए स्केप Okay. करके ट्राई करिए। Let Mohit or somebody run the deck and Sapna can say slide change and we can probably do that. मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। देख पा रहे हैं आप? और उसके बाद में स्लाइड आगे नहीं मूव कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। Okay, now it's working. But I'm not able to move the slide further. That is the problem. Oh, एक मिनट सपना मैं शेयर कर देता हूँ। Okay. चलिए तो अब जो है हमने ये समझ लिया कि किन दो बिंदुओं के आधार पर आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट क्या है। एंड एज पर द रेगुलेटरी अथॉरिटीज अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ पाएंगे कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जैसे हमने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, जेंडर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बताया हुआ है कि आपकी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सेडेंट्री इंडिविजुअल के हिसाब से 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, अगर आप जो है एथलेटिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो 1.1 to 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, अगर आप एंड्योरेंस एथलीट हैं तो 1.2 to 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और अगर आप वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं तो 1.2 to 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बट दुख की बात यह है कि हम उतना भी नहीं अपनी जरूरत के हिसाब से उतना भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद बात आती है कि हमने समझ लिया कि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है क्या। अब दूसरा सवाल आता है कि व्हेन टू कंज्यूम प्रोटीन इन द डे। तो आपको क्या लगता है कि प्रोटीन कब कंज्यूम करना सबसे अच्छा रहेगा? आपसे ये जवाब जानना चाहूंगे। ठीक है, तो यस, आई थिंक हम सभी लोग अब मॉर्निंग न्यूट्रिशन के तहत ये समझने लगे हैं कि अगर हम मैक्सिमम अपना न्यूट्रिशन मॉर्निंग में लेंगे तो हमारा जो है प्रोटीन का जो टैंक है वो भरा हुआ रहेगा, राइट। तो इस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को अगर हम सुबह की तरफ लेंगे तो हमारा शरीर इसका पूरा फायदा उठा पाएगा, राइट। तो अगर हमारी मॉर्निंग की न्यूट्रिशन प्रोटीन से भरपूर है तो वो सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आप पूरे दिन भर की एनर्जी के लिए, अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए को भली भांति चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो क्यों हमें मॉर्निंग में इस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को लेना चाहिए, उसको 4 बिंदुओं के तहत समझते हैं। सबसे पहला है नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस। अब ये नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस है क्या?
तो जब आपके सेल्स का प्रोटीन टैंक खाली हो जाता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस। ये कब होता है? जब आप रात भर के स्टार्वेशन के बाद, जब आपकी बॉडी ऑलरेडी अपना हीलिंग प्रोसेस कर रही है, अपना जो है मेंटेनेंस कर रही है, अपना ग्रोथ रिपेयर इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या हो रहा है कि हर सेल में जो प्रोटीन है वो यूज हो जा रहा है, जितने भी अमीनो एसिड है वो यूटिलाइज हो गए हैं। और सुबह इस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आपको मॉर्निंग में प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, राइट? ताकि आपके जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसके लिए आपके सेल्स के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन पूरी तरह से हो। दूसरी चीज ये डेफिनेटली अगर आप मॉर्निंग में प्रोटीन ले रहे हैं तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, बिकॉज आपको पता है कि रात की तरफ आपका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली स्लो होता है और दिन की तरफ आपका मेटाबॉलिज्म कंपैरेटिवली हाई रहता है। साथ में आपको पता है कि प्रोटीन जो है आपके मसल मास को जो है इम्प्रूव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है यूटिलाइज होता है। और जितना आपका हायर मसल मास रहेगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टेड रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बूस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तीसरी चीज, ये आपके बॉडी को सस्टेन्ड एनर्जी देता है। सस्टेन्ड एनर्जी यानी क्योंकि प्रोटीन धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो ये आपके बॉडी को एनर्जी भी धीरे धीरे देता है, यानी लंबे समय तक आपको, अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच खाया है तो लंबे समय तक आपको ये एनर्जी महसूस होती रहेगी और सडन एनर्जी क्रैश नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हायर थर्मिक इफेक्ट। तो अगर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपैरेटिव में जो प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट है वो काफी ज्यादा है। इनफैक्ट 25 to 30% आपका प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा है। अब थर्मिक इफेक्ट है क्या, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने 100 कैलोरी का एक कोई फूड खाया है, प्रोटीन रिच फूड खाया है, लेकिन आपकी बॉडी को मिलते समय वो सिर्फ 75 कैलोरी मिलेगा, बिकॉज 25 कैलोरी आपकी बॉडी ने ऑलरेडी यूज कर ली है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली आपका हायर थर्मिक इफेक्ट है, जहां पे बॉडी 25% ऑफ द कैलोरी ऑलरेडी यूज कर लेती है उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जो कंपैरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ 5 to 10% उसका थर्मिक इफेक्ट है, और जो फैट है 0 to 3% ही उसका थर्मिक इफेक्ट है, उसके कंपैरेटिव में काफी ज्यादा है। अब समझ लेते हैं कि ये कैसे, अगर आप इसको मॉर्निंग में ले रहे हैं तो ये किस किस तरह से आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है, आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो क्यों हम इसको प्रेफरेबली मॉर्निंग में ले रहे हैं, तो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई थी, ये मसल मास को इम्प्रूव करता है, इसके बारे में एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई थी जहां पे जो सब्जेक्ट्स उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहले ग्रुप को जो है ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रोटीन दिया गया और दूसरे ग्रुप को डिनर में ज्यादा प्रोटीन दिया गया। तो कुछ समय पश्चात ये देखा गया कि जो है जिस ग्रुप ने ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रोटीन लिया है उनका मसल वॉल्यूम कंपैरेटिव टू अदर ग्रुप ज्यादा था और उनका जो ग्रिप स्ट्रेंथ था वो भी ज्यादा था। इसी के साथ में एक और जो है स्टडी हुई थी 2016-2018 में कोरिया में, जहां पे ये देखा गया कि इनफैक्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन का भी जो है ग्रिप स्ट्रेंथ को हाई करने में एक बहुत मेजर रोल है, इनफैक्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल अगर आप ब्रेकफास्ट अपना प्रोटीन रिच रख रहे हैं तो वो आपके मसल मास को इम्प्रूव कर रहा है, ये इस स्टडी से जो है प्रूव हो गया। और साथ ही वो आपको क्या दे रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म ऑप्टिमल हो रहा है, यानी आपका मेटाबॉलिज्म अपने मैक्सिमम लेवल पे काम कर रहा है, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, आपकी फिटनेस इंप्रूव हो रही है और आपकी ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव्ड दिखाई देगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आप मॉर्निंग में लेते हैं प्रोटीन तो ये कैसे आपके वेट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। तो अगर हम वेट मैनेजमेंट की बात करें तो हम सभी ये जानते हैं कि जब भी हम एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो हमारे सटाइटी वैल्यू को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी हम प्रोटीन लेते हैं और स्पेशली अगर हम मॉर्निंग में ले रहे हैं तो वो हमारे सटाइटी वैल्यू को इम्प्रूव करता है। इनफैक्ट ये भी देखा गया कि अगर आप प्रोटीन के साथ फाइबर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो आपके सटाइटी को मैक्सिमम बढ़ा के देता है।
स्टडीज के तहत ये देखा गया है कि अगर आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो आपकी क्रेविंग को भी 60% तक कम करता है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी क्रेविंग्स कम होगी, आप लंबे समय तक जो है फुल महसूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चॉइसेस हैं, फूड की चॉइसेस हैं, वो बेहतर होती जाएंगी, जो आपको इनडायरेक्टली वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी। दूसरी चीज, जब जो है आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिक रेट को कंपैरेटिवली हाई करता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जब आप प्रोटीन का जो है इस्तेमाल मॉर्निंग में सबसे ज्यादा करते हैं तो उसका जो एनर्जी बर्निंग कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है। और इन दो बिंदुओं की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप मॉर्निंग में अपना न्यूट्रिशन प्रोटीन रिच रख रहे हैं तो वो आपको एक इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट भी देने में मदद करेगा या सहायक होगा। तो अब ये समझ में आ गया कि आपके जो है मसल मास को इंप्रूव करता है, आपके जो है वेट मैनेजमेंट में एक बहुत इफेक्टिव है। तीसरा पॉइंट, ये कैसे हमें मदद करता है, बेटर मेंटल हेल्थ की तरफ। तो आपने देखा होगा कि अगर आप समझे इस बात को कि ब्रेन आपकी डेली एनर्जी का 20% तक कंज्यूम करता है। तो अगर आपको एक बेटर मेंटल हेल्थ चाहिए, अगर आपको दिन भर में बेटर फोकस चाहिए, आपका मूड बेटर होना चाहिए, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोटीन का टैंक है वो मॉर्निंग में फुल रहना चाहिए, राइट? ताकि आपके जो आपके जो एनर्जी लेवल है वो लंबे समय तक अच्छे रहें। इनफैक्ट जो है आप ये भी समझें कि जब आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उससे आपके जो इंसुलिन स्पाइक्स हैं वो सडन इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो लंबे समय तक स्टेबल रहता है। जब लंबे समय तक ग्लूकोज लेवल स्टेबल रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो आपको सस्टेन्ड एनर्जी देता रहेगा। एंड हम सभी ये जानते हैं कि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये स्टमक से धीरे धीरे डाइजेशन की इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से धीरे धीरे ब्लड में आता है। तो जब इसका डाइजेशन स्लो होगा, इसका जो है एनर्जी जो अमीनो एसिड आ रहे हैं वो आपके ब्लड में धीरे धीरे आएंगे, आपके शुगर लेवल स्टेबल रहेंगे, आपके एनर्जी लेवल भी स्टेबल रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, मूड अच्छा रहेगा, आपका दिन भर जो अलर्टनेस है वो अच्छा रहेगा और ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। इसमें एक बिंदु और जोड़ने की कोशिश करी हूं यहाँ पे कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे आपका गाबा हो गया, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड, या आपका डोपामिन जिसको हम फील गुड हार्मोन्स कहते हैं, उनके बनने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड की जरूरत है। इसीलिए आपका मॉर्निंग में प्रोटीन का टैंक फुल होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब हम ये समझ गए कि आपको मसल मास अगर इंप्रूव करना है, आपको अगर इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट चाहिए और अगर आपको बेटर मेंटल हेल्थ चाहिए तो मॉर्निंग में प्रोटीन का कंज्यूम करना बहुत सहायक रहेगा। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमको कब खाना है, कितना खाना है, कब खाना है। लेकिन अब हमें ये भी समझना है कि क्या हमें अब ये सवाल आता है कि क्या पूरे दिन भर का प्रोटीन हमें एक बार में खा लेना चाहिए या पूरे दिन भर में बांट बांट कर खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जवाब देना चाहूंगी कि पूरे दिन भर में अगर आप डिवाइड करके खाएंगे तो वो जो है ज्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज फिर आपके पूरे दिन भर के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसके लिए आपके पास प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहेगा। लेकिन मॉर्निंग की शुरुआत डेफिनेटली आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से, या जो भी आप पहला मील ले रहे हैं उसमें प्रोटीन की सही क्वांटिटी से डेफिनेटली करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हमारे इंडियन डाइट को देखें तो कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि जो प्रोटीन का कंजम्पशन है वो ब्रेकफास्ट में लोएस्ट है और डिनर में हाईएस्ट है। यानी वो आप किसी भी रीजन की बात कर लें, आप नॉर्थ ले लें, ईस्ट ले लें, वेस्ट ले लें, साउथ ले लें, आप जितने भी ब्रेकफास्ट देखेंगे उसका जो बेस है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन की कमी हमेशा रहती है। तो अब
क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है और मॉर्निंग में लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग कॉन्शियसली अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन में प्रोटीन को ऐड करने का एक जो है प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि क्लिनिकल स्टडी के हिसाब से आपने ये देख लिया है कि अगर हम जो है प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करते हैं वर्सेस पुअर प्रोटीन, तो अगर हम जैसे अभी हमने जो देखा था कि अगर हमारा ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच है या जो है अगर हमारा ब्रेकफास्ट पुअर जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए उसका रिजल्ट क्या आया था कि जिन लोगों का ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच है उनका मसल मास इंक्रीज्ड रहता है। तो इसलिए आपके स्वास्थ्य के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है पूरा करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की मात्रा को बनाए रखें और बढ़ाए रखें। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझेंगे कि अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन को लेने की हमारी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यानी अगर हम अपनी मॉर्निंग को प्रोटीन रिच बनाना चाहते हैं या ओवरऑल न्यूट्रिशन को हम प्रोटीन रिच बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो शरीर है वो उसका सही और अधिकतम इस्तेमाल कर सके। तो कौन से ऐसे वो 4 बिंदु हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी एक्टिविटी के हिसाब से आपका जो डेली प्रोटीन इनटेक है वो कितना है। उसके बाद ये देखिए कि आप जो प्रोटीन चूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, यानी उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल क्या है, क्या वो कंप्लीट प्रोटीन है कि नहीं है। तो जनरली अगर हम प्रोटीन क्वालिटी की बात करते हैं तो उसको हम अगेन 2 तरह से डिवाइड करते हैं, कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो मोस्टली जितने भी जो है एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उसमें सारे के सारे 9 इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट प्रोटीन की बात करते हैं तो सोया के अलावा मोस्टली जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, क्योंकि उसमें 1 से 2 अमीनो एसिड की कमी हमेशा रहती है। तो अगर हम उसमें और इसीलिए जो है अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा से जैसे राजमा चावल खाते हैं या दाल चावल खाते हैं ताकि वो एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाए। जो तीसरा बिंदु है जिस पे हमें ध्यान देना है वो है प्रोटीन की टाइमिंग। पहले तो मॉर्निंग में तो प्रोटीन रखना ही रखना है और उसके अलावा भी बाकी जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो पूरे दिन भर में आप डिस्ट्रीब्यूट करके लीजिए रादर देन एक बार में, क्योंकि ये देखा गया है कि आप एक बार में 25 to 30 ग्राम मैक्सिमम प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कर सकते हैं, राइट। तो प्रोटीन की टाइमिंग के साथ साथ प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रोटीन के सोर्सेज जो है दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी है, एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी है। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन बहुत कम है, इनफैक्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की कमी हमेशा साफ झलकती है, भले ही वो कोई सा भी रीजन हो। तो अगर हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा सा इमेजिन और थोड़ी सी बेसिक तैयारी कर लें तो हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन भी प्रोटीन से भरपूर हो सकता है। क्योंकि जब हम प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ आता है कि या तो हम दूध ऐड कर सकते हैं या तो हम एग ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन आता ही नहीं है। तो उसी से रिलेटेड आप देखेंगे कि आने वाली स्लाइड में आपको कुछ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट और प्लांट बेस्ड प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो है ग्रीन पी से जो है चीला या पैनकेक्स बनाए हुए हैं। सोया उपमा एक अच्छा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट हो सकता है, या फिर बेसन डोसा या बेसन चीला हो सकता है। अब क्यों मैं यहाँ पे बार बार प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे ज्यादा जोर दे रही हूँ, इसको आने वाली स्लाइड में हम थोड़ा सा और ज्यादा समझेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन की इंपॉर्टेंस हमारे स्वास्थ्य पर क्या हो सकती है, इसको समझने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग ब्लू जोन जैसे एक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। क्या आप में से कोई जानते हैं कि ब्लू जोन क्या है? ओके ठीक है, मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। ब्रिजेश जी बोल रहे हैं, सतेंद्र जी बोल रहे हैं कि ब्लू जोन वो जानते हैं।
ठीक है, जो जानते हैं और जो नहीं भी जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ब्लू जोन दुनिया के वो क्षेत्र हैं जहां पर पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसके जो अधिकांश लोग हैं वो अपनी उम्र से ज्यादा जीते हैं। और अपनी उम्र से ज्यादा जीते हैं, मैं कहने का मतलब है रोग मुक्त जीते हैं। इसका मतलब उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है। अब उसके पीछे की जो है वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसके पीछे की 4 वजह है। सबसे पहले तो उनका फूड मेजरली प्लांट बेस्ड है और वो जब खाते हैं तो वो मॉडरेशन में खाते हैं, वो कभी भी अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं खाते हैं। दूसरी चीज, इस क्षेत्र के लोग, ये 5 क्षेत्र हैं जो है यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, कोस्टा रिका, ग्रीस और जापान में है। और इनका सबसे पहले डाइट मेजरली प्लांट बेस्ड है और ये इस क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी ना किसी मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, फार्मिंग हो गया। इनका तीसरा पॉइंट क्या है, इनका जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत सकारात्मक है और इनका जो सोशल कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। हालांकि सारे क्षेत्र में जो जनसंख्या है या जो ये लोग हैं वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन इनका जो खान पान है वो अधिकांशतः प्लांट बेस्ड ही है। तो अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आप देख पाएंगे कि इनका खान पान का तरीका कैसा है। तो अगर आप देखेंगे डेली बेसिस पे ये नट्स लेते हैं, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रहता है। इनका प्लांट बेस्ड यानी बीन्स जो है ऑलमोस्ट काफी अच्छी क्वांटिटी में रहता है और ये 95 to 100% प्लांट बेस्ड रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सभी लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन नहीं है, लेकिन उनका जो नॉन वेजिटेरियन का इंटेक है वो भी कंपैरेटिवली कम है। अगर आप देखेंगे एग्स नॉट मोर देन 3 पर वीक। अगर आप फिश की बात कर रहे हैं तो वो भी जो है वीकली 2 से 3 बार ही लेते हैं। उनका डेयरी का इंटेक जो है वो बहुत कम है और मीट का इंटेक भी मंथली बेसिस पे बहुत कम है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि जब हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं और अगर हम थोड़ा सा अपने कॉन्शियसली होके अपने जो है डाइट को प्लांट बेस्ड कर दें और स्पेशली प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ करें, तो हम कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे ब्लू जोन्स क्रिएट कर सकते हैं और इन्हीं की तरह जो है एक क्वालिटी लाइफ जी सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब जैसे मैं कह रही थी कि जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो मेनली उसमें सोया प्रोटीन ही एक ऐसा प्रोटीन है जो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, जिसमें 9 के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं, इसलिए ये कंप्लीट प्रोटीन है। दूसरी चीज, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है और ये आइसोफ्लेवोन्स में रिच है। आइसोफ्लेवोन्स बेसिकली जो है सोयाबीन में पाए जाने वाला एक स्पेशल कंपोनेंट है और इसका आपके डिफरेंट सिस्टम्स पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बहुत ही हेल्दी इम्पैक्ट है। आपका जो हार्ट हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपका जो मेनोपॉज के बाद जो बोन लॉस होता है, जो कैल्शियम लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसको सुपर न्यूट्रिएंट कहा जाता है इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स के कारण। उसके अलावा आजकल के टाइम पे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए अगर हम कंप्लीट प्रोटीन की बात करें तो सोया प्रोटीन एक बहुत अच्छा सोर्स माना जा सकता है। और क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है, ऑटोमेटिकली इसका जो सैचुरेटेड फैट है ये लो है और ये जो है लो इन सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर हम सोया प्रोटीन की बात करें तो कहीं ना कहीं एक मन में आता है कि शायद सोया प्रोटीन हमारे उतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर हम मसल सिंथेसिस की बात करें। तो यहाँ पे हम इसको 2 तरह से समझ सकते हैं सोया प्रोटीन के बेनिफिट्स को। सबसे पहले एनाबॉलिक। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर हम कुछ भी बन रहा है हमारी बॉडी में उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं और कुछ भी हमारी बॉडी में टूट फूट रहा है उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सोया प्रोटीन का अगर हम एनाबॉलिक इफेक्ट देखें मसल सिंथेसिस में तो इट इज एज कंपेरेबल एज द वे प्रोटीन ऑल्सो। तो
इसीलिए जो है अगर हम सोया प्रोटीन को मसल मास इंप्रूव, लीन मसल मास इंप्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल करें तो वो कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा हमारे मसल मास गेन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सोया प्रोटीन को मसल्स के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ये हमारे लीन बॉडी मास को इंप्रूव करता है, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, एक्सर्शन को कम करता है और जो मसल का जो वेयर एंड टेयर है उसको भी कम करने में मदद करता है। अगर हम बियॉन्ड एनाबॉलिक यानी जो हमारे बाकी सिस्टम्स हैं उसके ऊपर इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो ये हमारे हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को भी इंप्रूव करने में मददगार है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी अगर हम बियॉन्ड एनाबॉलिक इफेक्ट्स को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो हार्ट हेल्थ को कैसे इंप्रूव करता है, बिकॉज ये जो है सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल में लो है तो ये आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। इस तरह से ये आपके हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में सहायक है। अगर हम बोन हेल्थ की बात करें तो ये कैल्शियम लॉस को, स्पेशली मेनोपॉजल वुमेन में कैल्शियम लॉस को कम करने में मदद करता है, तो कहीं ना कहीं ये बोन मिनरल डेंसिटी को भी इंप्रूव करता है। मेटाबॉलिक हेल्थ की बात करें तो ये आपको एक सटाइटी की फीलिंग देता है और जो है आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर को उसको बढ़ाता है और इनडायरेक्टली आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बिकॉज जो आपके ब्लड शुगर को प्रॉपरली मेंटेन रखता है, आपके फैट बर्निंग को इंप्रूव करता है, आपके लीन बॉडी मास को इंप्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि सोया प्रोटीन की जब हम बात करते हैं वो सिर्फ मसल्स ही नहीं, इनफैक्ट बियॉन्ड मसल्स यानी एनाबॉलिक बियॉन्ड एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ सोया प्रोटीन की बात करें तो हमारे जो मेजर सिस्टम्स हैं, हार्ट हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, बोन हेल्थ, उन सभी में इस सोया प्रोटीन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सोया प्रोटीन के आसपास बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं और जब आप ग्राउंड में जाते हैं, आप जब लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली ये सवाल ये जो गलत अवधारणाएं हैं ये डेफिनेटली आप इसका सामना जरूर करते होंगे और कहीं ना कहीं आप सबके मन में भी ये रहता होगा कि सोया प्रोटीन अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, कंटिन्यूस लेंगे तो क्या ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इन गलत अवधारणाओं को जो है पूरी तरह से निरर्थक साबित करने के लिए ये स्लाइड हमने यहाँ पे स्पेशली रखी है ताकि आपके पास सारे जवाब हो जब भी सोया प्रोटीन से रिलेटेड कुछ भी गलत अवधारणा आपके सामने आ रही है। तो सोया प्रोटीन ये कहा जाता है कि जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है, तो ये पूरी तरह से गलत है। सोया प्रोटीन में डेफिनेटली आइसोफ्लेवोन्स प्रेजेंट होते हैं जो फाइटोएस्ट्रोजन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन करंट स्टडीज में कहीं भी ये सजेशन या कंक्लूजन नहीं है कि सोया का कोई सिग्निफिकेंट रोल है मेल फीमेल हार्मोन्स को अफेक्ट करने के लिए। दूसरी चीज आपने ये सुना होगा कि सोया अगर हम खाएंगे तो अर्ली प्यूबर्टी शुरू हो जाएगी, यानी जो मेच्योरिटी है वो जल्दी आ जाएगी, तो ये भी बिल्कुल गलत अवधारणा है। कोई भी रिसर्च ये कंक्लूड नहीं करती है कि सोया के सेवन से प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है। तीसरी चीज आपने बहुत कॉमनली ये सुना होगा कि सोया इज बैड फॉर योर थायराइड, यानी सोया आपके थायराइड के लिए बैड है। यहाँ पे मैं समझा दूं कि जिसके पास भी एक हेल्दी थायराइड ग्लैंड है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनको तो डेफिनेटली डॉक्टर का कंसेंट या डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, बट जिनका भी थायराइड हेल्दी है, जिनके थायराइड वैल्यूज बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं भी ये किसी भी रिसर्च में ये कंक्लूड नहीं हुआ है कि सोया एक हेल्दी थायराइड के लिए बुरा ऑप्शन है। अगर आपका थायराइड हेल्दी है तो उसका सोया का उस ग्लैंड के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। और चौथी चीज आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा कि सोया एलर्जीज बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से ये समझा दूं कि सोया एलर्जीज जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिव टू दूध या कंपैरेटिव टू नट्स बहुत बहुत कम है, बहुत लेस परसेंटेज है। जिनको सोया से एलर्जी है डेफिनेटली उनको निश्चय ही सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन सोया एलर्जी का परसेंटेज बहुत कम है और इसको कुछ हद तक डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके इसको ओवरकम भी किया जा सकता है। लेकिन जिनको सोया की प्रूवन एलर्जी है उनको निश्चय ही सावधानी बरतनी चाहिए।
अब क्यों हम यहाँ पे मिथ्स एंड फैक्ट्स की बात कर रहे हैं? मैम सर द बैक स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे हम क्यों इस चीज को हम मिथ कह रहे हैं? क्योंकि ये जो स्टडीज हैं ये एनिमल्स में की गई है, और इन स्टडीज में जो आइसोफ्लेवोन की क्वांटिटी यूज की गई है वो जो है ह्यूमन कंजम्पशन से कई गुना ज्यादा है, राइट? तो इसीलिए ये कंक्लूड करना कि जो एनिमल्स में रिजल्ट आया है वही ह्यूमंस में रिजल्ट आएगा, इनफैक्ट वे बियॉन्ड जो ह्यूमन कंजम्पशन की जो लिमिट है उससे ज्यादा यूज करके, तो ये बिल्कुल ही एक गलत अवधारणा है। और इसीलिए ये किसी भी स्टडी में ये कंक्लूड नहीं हो पाया है कि ये जो सारे मिथ्स हैं वो एक्चुअली सच है। इनफैक्ट आप सभी को ये कॉन्फिडेंटली सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सारे के सारी गलत अवधारणाएं हैं। अगर हम जो है साउथ ईस्ट एशिया की बात करें जहाँ पे स्टेपल फूड ही सोया है, सोया पेस्ट है, सोया जो है सॉस है, तो इसका मतलब अगर वहां पे सोया स्टेपल फूड है तो उनके तो सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हे वायर हो जाने चाहिए थे, उनके सारे गर्ल्स बॉयज की प्यूबर्टी अर्ली हो जानी चाहिए थी, या उन सभी को थायराइड प्रॉब्लम हो जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं अब आप ये समझ सकते हैं कि सोया का आपके इन सारी गलत अवधारणाओं का जो एक सोया जो है इन सारी गलत अवधारणाओं, फैक्ट यही है कि सोया का इन सारी चीजों पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि प्रोटीन के बिना एक शरीर और स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। सही मात्रा में प्रोटीन लेना ही चाहिए, यानी प्रोटीन की जरूरत सबको है और हर कोई प्रोटीन ले सकता है। कितना लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये ध्यान में रखते हुए तो हर सत्र के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हर दिन और ज्यादा शाइन करते रहे। और आई थिंक अभी तक आपको आप ऑलरेडी शाइन कर रहे होंगे, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि एक्चुअली शाइन है क्या। आई थिंक अगर आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, हेल्दी ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन को आप कैसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप जैसे मूंग दाल चीला ले सकते हैं, चिकपी सैलेड ले सकते हैं, अलग अलग तरह की स्मूदीज ले सकते हैं, जो है पनीर भुर्जी ले सकते हैं, मसाला चना ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं। लंच और डिनर में राजमा, पालक पनीर, चना मसाला, दाल तड़का, ये सारे ऑप्शंस आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप चलते हैं शाइन की तरफ, और आई थिंक अभी तक आप सबको शाइन का मतलब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने दिन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करें, अपने न्यूट्रिशन में किसी तरह की कमी ना करें, अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन डेफिनेटली मिस ना करें। आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल जो है क्लियर हो। हर दिन कुछ नया लर्न करें, इसीलिए हम हर दिन एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ उस दिन नया लर्न कर सकें और अपनी डेली एक्सरसाइज कभी भी मिस ना करें। तो इसी आगे आने वाली स्लाइड्स आई थिंक इसी के लिए और डिटेल में है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। ये ऑलरेडी हम न्यूट्रिशन अपना लेते रहिए, अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए, क्या आप दिन भर में अचीव करना चाहते हैं, नया सीखते रहिए और साथ में एक्सरसाइज करते रहिए। और इसी के साथ जो है हर दिन हम आपके साथ नई रेसिपीज और नई एक्सरसाइज वीडियो के साथ आते हैं। तो टाइम हो गया है रेसिपी ऑफ द डे का।